नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने उपस्थित जेपी सर, ग्रोथ इज जेपी सर चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको मरुस्थल से संबंधित शब्दावली, जो कल मैंने टॉपिक जो पढ़ाया था उसमें कोई शब्दावली बहुत सारी दी हुई थी, तो मैं एक टॉपिक में पूरा नहीं कर पाया। इसलिए मैं आज आपको ये जो पश्चिम जो क्षेत्र है मरुस्थल के, जो मैंने अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में बात करके आपको बताया था, उसके अंदर जो भी शब्दावली है, जैसे है इर्ग है, जैसे क्या है, इर्ग हैं, हमादा हैं, रेग हैं। तो ये मरुस्थल के अंदर वैसे इनको तीन, मरुस्थल के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन। तो जैसे इर्ग हैं, हमादा हैं, रेग हैं, फिर बालू का स्तूप हैं, दोहरे हैं, दरियन हैं। फिर बालू का स्तूप के प्रकार भी बताए गए हैं, जो 1, 2, 3, 4, तो 4 प्रकार के ये बालू का स्तूप भी बताए गए हैं। इसके बाद में ये हैं आकृति के आधार पर बालू का स्तूपों के प्रकार बताए गए हैं। ये जैसे चीप हैं, पैराबोलिक हैं, तारा बालू का स्तूप हैं, सब्र काफिज है, नेवखा है, नेटवर्क बालू का स्तूप है। उसके बाद इंसेल वर्ग हैं, जो जर्मन भाषा में, लगभग जर्मन भाषा में ये शब्द दिया गया है। ये भी आपके दोहरे ही हैं। और बजादा हैं, जैसे ये बजादा हैं। और पलाया जो झील हैं, डांड हैं आपके, ये वायु से निर्मित होती हैं। किससे निर्मित होती है? वायु से निर्मित होती हैं, वायु से निर्मित होती हैं। और रन टाट हैं, ये मैंने रन के बारे में कल बताया। तल्ली हैं, पोखर हैं, जैसे तालाब हैं, ये मीठे पानी की से बनते हैं वर्षा के ऋतु में। और मरवो हैं, ये उपजाऊ मिट्टी के आधार पर बनती है। वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद जब वो पानी सूख जाता है और ये मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, तब ये मरु होता है। जैसे खड़ीन है, बालसन है, रोई मैदान है, लघु मरुस्थल है, भूबुलिया है, जो बुतली आवाज हो। ठीक है, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो मरुस्थल से संबंधित शब्दावली है, इनको आपको कॉपी में एक बार ये स्क्रीनशॉट लेना तो लो, और मैं इसके आधार पे समझाता हूँ, यही समझा देता हूँ। तो इर्ग क्या है? ये आपके पूर्ण रूप से मरुस्थल क्षेत्र हैं। क्या है? पूर्ण रूप से मरुस्थलीय स्तूप, यानी ये आपके दोहरे ही हैं। क्या हैं? दोहरे हैं। इर्ग है पूर्ण रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र से बनने वाले, जो आपके बरखान की तरह होते हैं, दोहरे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? इर्ग कहते हैं। फिर आते हैं हमादा। हमादा का मैंने कल चित्र आपको ये बताया था। ऐसे करके आप बना सकते हो चित्र और उसके आधार पर लिख सकते हो। हमादा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया बार बार, तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ जैसे आपके पोखरण है, पोखरण है, पोखरण है। यहाँ आपके जोधपुर है, जोधपुर है, जोधपुर का फलोदी। क्या है? फलोदी। और ये जो पोखरण है, ये आपके जैसलमेर का है। कहाँ है? जैसलमेर का है। और ये आपका है फलोदी। और बालोतरा, बालोतरा, बालोतरा। और बालोतरा कहाँ पड़ता है? ये भी आपको याद रखना है, ये बाड़मेर, बाड़मेर। और ये मादा है जो पथरीला, पथरीला जो मरुस्थल है, पथरीला। कौन सा? पथरीला। जो पथरीला मरुस्थल है उसको हम हमादा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। और ये कंक्रीट पथरीला रूपा जो भी ये रूप है, ये मरुस्थल है, वो आपको हमादा के रूप में कहाँ का पाया जाता है? ये क्वेश्चन पुट हुआ है। तो पोखरण, फलोदी और बालोतरा, इनके बीच में जो क्षेत्र ये हैं, जो हमादा के रूप में पाया जाता है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में हमादा। और उसके बाद में रेग, जो ये मिश्रित, ये आप रेग क्या है? मिश्रित बालू का स्तूप है, मिश्रित। मिश्रित इसमें क्या है? रेत होती है। क्या होती है? रेत होती है। और बड़े बड़े क्या होते हैं? बड़े बड़े आपके कंकड़ होते हैं, कंकड़, बड़े बड़े कंकड़ होते हैं। तो ये रेग से संबंधित हो गया। इर्ग आपको हो गया पूर्ण रूप से मरुस्थल। पूर्ण रेगिस्तान में पूर्ण रूप से मरुस्थल होता है, उनको हम क्या कहेंगे? राजस्थान के जैसलमेर, जैसलमेर क्षेत्र में इर्ग हैं, जो पूर्ण रूप से मरुस्थल के रूप में पाया जाता है। हमादा आपके पोखरण, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर में हमादा पाया जाता है, जो पथरीला मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है। उसके बाद में रेग हैं, जो मिश्रित मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। मिश्रित मरुस्थल रेग हैं, जिनमें रेत होती है और बड़े बड़े कंकड़ भी होते हैं। इनको मिलाकर के मिश्रित जो मरुस्थल पाया जाता है, उनको रेग हैं। तो मरुस्थल के 3 प्रकार आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। बालू का स्तूप। बालू का स्तूप का मतलब पूरे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, उनमें क्या पाया जाता है? बालू का स्तूप पाए जाते हैं। क्योंकि रेत, बालू का मतलब रेत होता है। और जितने भी रेतीला जो भाग हैं, रेतीला जो भाग हैं, उस क्षेत्र में हमारे जो दोहरे हैं, टीले हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बड़े बड़े जो टीले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बालू का स्तूप
कहते हैं। ये दोहरे आ गए, ये दोहरे ऐसे हैं जो भयानक होते हैं, और ये जो गर्मी के मौसम के अंदर ये है, मतलब एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर भी जाते हैं, तो इसलिए दोहरे है। ये जो मतलब ये आपदा ग्रसित क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे समस्या होने की संभावना रहती है, क्योंकि दोहरे रात को यहाँ है और सुबह उठ के देखते हैं तो गांव भी गर्म हो जाता है, इसलिए ये आगे चलते हैं। उस आगे चलने को दरियन कहते हैं। आगे चलने को क्या कहते हैं? भ्रमण। जो भ्रमणशील होते हैं, जो भ्रमणशील होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। ये भी दोहरे हैं, बालुका स्तूप के हैं रूप। और अब है बालुका स्तूप के प्रकार। तो बालुका स्तूप के प्रकार के अंदर अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती या रेखीय बालुका स्तूप, इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूं। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य ये आपको याद रखना है। अनुदैर्ध्य हो पवनानुवर्ती, 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 पवनानुवर्ती यानी पवन की दिशा के समान, पवन की दिशा के समान। जैसे मैं बनाऊं, ये जैसे ये है और ये ऐसे बनेंगे, यानी ये पवन जैसे इधर से, जैसे मान लो इधर से जा रही है तो यहां से ये यहां से उठ करके कहां आ गए? यहां आ गए। तो ये पवन की क्या हो रही है? दिशा, यानी पवन की दिशा, पवन की दिशा के समान, के समान। यानी ये देखो, यहां से दोहरे क्या हो गए? ये यहां से यहां हो गए, यहां से यहां से यहां, एक ही दिशा में जब चलते हैं। हवा भी इसी दिशा में, ये वायु है, जैसे ये वायु है तो वायु भी किस तरफ चल रही है? इस तरफ चल रही है। तो अपने धुरे भी जो किस तरफ चल रहे हैं? इस तरफ चलते हैं। और इसी का नाम दिया, जब ये चलने लगे, भ्रमण करने लगे, तो इसको हम कहते हैं दरियन। तो दरियन, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये दोहरे हैं और उस दोहरे का जब चलना, भ्रमण स्टार्ट हो जाता है तो हम उसको दरियन कहते हैं। उसी तरह अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती या रेखीय, यानी या रेखीय, तो ये इनके 3 नाम हैं। या फिर रेखीय, तो ये देखो रेखा है और रेखा के समान चल रहे हैं, और जब ये चल रहे हैं तो ये देखो दरियन दिया हुआ है दोहरे। और अनुदैर्ध्य का मतलब भी ये है कि पवन की दिशा में जो चलते हैं उसको हम अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती या पवन की दिशा की ओर या रेखीय, आपके ये बालुका स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये आपको कंफर्म हो गया होगा, चित्र बना देना। अब दूसरा है, इसके अंदर है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ देखो, दूसरा है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ है बालुका स्तूप है, जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, बालुका स्तूप, ये जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, इसकी क्या होती है? समकोण पे मैंने कल बताया था। जैसे ये चित्र बनाना चाहते हो तो ये आप बना सकते हो। ये क्या हो गए? यहाँ आकर के रुक दे। ये जैसे है दोहरे, और दोहरे जैसे ये दोहरे बने हुए हैं, ये दोहरे हैं। ये क्या है? दोहरे हैं। और ये दोहरे जब इधर आ रहे, दिशा ये है जैसे, और इस दिशा के बाद आते हैं तो ये बीच में क्या हो गया? ये इनके रुकावट हो गए और ये आपका दोहरा बन गया। तो ये क्या है? आपका अनुप्रस्थ, यानी समकोण पे जब रुका जाता है, दोहरे जब समकोण पे रुकते हैं, दोहरे हैं जो समकोण पर रुकना, यानी यहाँ रुकेंगे और उसके बाद में ये दोहरे यहाँ बनेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। ये चित्र भी बना सकते हो और आप इसको समझ सकते हो। ये अपने कॉपी में नोट में रखें। तो दूसरा क्लियर हो गया, यानी बालुका स्तूप के प्रकार में जो एक प्रकार था अनुदैर्ध्य, दूसरा प्रकार अनुप्रस्थ। अब तीसरा है अवरोधी बालुका स्तूप। अब जैसे कोई ये मरुस्थल है, मैं इनको मिटाऊं, पहले आप इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लो। देखो, अभी क्या है? अवरोधी बालुका स्तूप। अभी मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आपको थोड़ा। ये है हमारा राजस्थान। क्या है? राजस्थान। ये उत्तर दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है, और ये आपकी दक्षिण दिशा है, और ये आपकी पश्चिम दिशा है। अब आपको समझना है, राजस्थान में मैंने आपको बताया था, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है, ये आपके शुष्क और अर्धशुष्क, यानी शुष्कतम ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में बारिश भी कम होती है, ये पूरा क्षेत्र है जो रेतीला है। क्या है? रेतीला है और रेत है, और उस रेत में क्या है? ह्यूमस और नाइट्रोजन की जो कमी पाई जाती है, यानी मिट्टी अनुपजाऊ है, जो अनुपजाऊ है। और इस क्षेत्र में वृक्ष हैं, इनकी कमी पाई जाती है। वृक्षों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, यानी यहाँ वृक्ष कम होते हैं, बाकी फिर भी जो वृक्ष हैं, जैसे
खेजड़ी, आप सबको मालूम है खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी के जो वृक्ष हैं और भी जैसे झाड़ी हैं, क्या है, झाड़ी हैं, उन झाड़ी खेजड़ी और उनका जब होता है, ये जब जैसे यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, आपको बनाना है, समझना है, तो मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये पेड़ हैं और उन पेड़ का जब अवरोध हो जाता है, जैसे ये घोड़े हैं, ये चल करके जैसे आ रहे हैं और यहाँ पेड़ झाड़ियां हैं, तो झाड़ियों के आधार पर क्या होता है, उनका अवरोध पैदा होता है। और जब अवरोध पैदा होने के बाद में जो भी घोड़े बन जाते हैं उनको कहते हैं हम अवरोधी बालू का स्तूप। ये आपको समझ में आ गया होगा, अवरोधी बालू का स्तूप। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जैसे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप वो होता है जैसे चंद्र के समान। आपने चंद्रमा देखा होगा, चंद्रमा एक गोला है और जब ये अर्धचंद्राकार बन जाता है तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका अर्धचंद्राकार, ये जो क्षेत्र है अर्धचंद्राकार क्षेत्र वाला, ये आपके श्री गंगानगर जैसलमेर बाड़मेर में ये ज्यादा धोरे पाए जाते हैं, जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर है, गंगानगर है, आपके बाड़मेर हैं। इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, आपके अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये अर्धचंद्राकार, चंद्र पूरा होता है और जब ये हाफ हो जाएगा तो इसका नाम ही अर्धचंद्राकार बताया गया है। ये भी एक रुकावट वाला ही है, तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। अब इसके चलते हैं आकृति के आधार पे हम बालू का स्तूपों के प्रकार के बारे में बताएंगे। जो आपके शिप हैं, जैसे क्या है, शिप हैं। आपने समुद्र में कब आप घूमने गए हो तो बरखान की तरह होता है, बरखान यानी अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है। शिप का भी मतलब रूप किसका है, ये बरखान का रूप है, किसका है, बरखान का रूप है। जो आप कभी समुद्र के वहां गए हो तो शिप होती है, उस शिप की आकृति होती है ऐसे ये शिप की आकृति है। ये इसके ऊपर वाला भाग है बहुत कठोर होता है और ये शिप, ये भी एक जंतु है और ये समुद्र में रहता है। और ये शिप की आकृति का जब ये बन जाता है बरखान की तरह, ये बरखान का ही रूप है, बरखान की तरह है और ये अपने दिशा में परिवर्तन करता है, क्योंकि जब हवा चारों तरफ से आएगी, हवा जब आती है, जैसे ये बना हुआ है और हवा इधर से आएगी तो इसके अनुसार इनकी आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे अब ये शिप अब ऐसे दिख रही है तो अब ये थोड़ा ऐसे हो जाएगी, एक बार जाना वो कठोर हो जाएगा इसका, ऐसे ये बनेगी ऐसे। तो ये क्या है, शिप। ये आपको समझा दिया कि शिप के आधार पर जो होते बरखान, ये भी आपके बालू का स्तूप भी है। ये क्या है, आकृति के आधार पर, यानी इनकी आकृति बनती है और आकृति के आधार पर ये बरखान यानी बरखान की तरह ही शिप होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। पैराबोलिक जो होता है, जो पैराबोलिक होता है, जो यू आकार की आकृति बनती है। किस आकार की आकृति बनती है, यू आकार के समान ये बनता है। तो पैराबोलिक किस आकृति में बनता है, यू आकार की आकृति में बनता है। उसके बाद में तारा यानी स्टार, STAR, स्टार बालू का स्तूप। अभी स्टार की तरफ देखिएगा तो आपको स्टार बनाना है, ये स्टार बन गया बस। तो इस आकृति में अगर बनेगा कोई बालू का स्तूप तो उसको हम स्टार की आकृति का बालू का या तारा बालू का स्तूप कहते हैं। अब है सब्र-काफिर जो बालू का स्तूप है, ये भी एक प्रकार का बालू का स्तूप है। इनका भी रूप दिया गया है, सब्र-काफिर रूप बताया गया है, यानी इन्हीं के समान है, तारा के समान ही है। इनका भी जो परिवर्तन करता है, सब्र-काफिर का मतलब परिवर्तन करके जो रूप बनता है। अब उसके बाद में है नेवखा। ये नेवखा भी एक बालू का स्तूप है जो आकृति के आधार पर बनता है। और उसके बाद में नेटवर्क बालू का स्तूप, जो नेटवर्क बालू का स्तूप है, ये आपके जैसे हवा आ रही है और हवा ये जैसे नेटवर्क कैसे पकड़ता है, तो चारों तरफ से जैसे घूमते हुए जो पकड़ता है बालू का स्तूप, यानी चारों तरफ से उनकी हवा चारों तरफ से आएगी, तब ये नेटवर्क बालू का स्तूप का रूप बनता है। अब हम नेक्स्ट सुनते हैं इंचेलबर्ग लिख देना। इसका क्वेश्चन अगर पुटअप होगा तो कौन सी भाषा का ये शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसको इंचेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके बरखान के आकृति का है। फिर उसके बाद में आते हैं जैसे बजादा, क्या बनेगा, बजादा के बाद में पयाला, ये बजादा है जो निम्न भूमि के आधार पर बनता है। बजादा मरुस्थल में इसको यहां लिख ले, बजादा ये क्वेश्चन आ सकता है।
मरुस्थल में जो पर्वत होते हैं, मरुस्थल में जो पर्वत होते हैं, उनमें जो मरुस्थल में जो पर्वत होते हैं उन्हें निम्न भूमि क्षेत्र में ये बजादा का रूप पाया जाता है। तो बजादा क्या है? मरुस्थल में जो पर्वत होते हैं उनके जो निम्न भूमि होती है, वो पानी आकर के, जैसे बरसात में पानी आया और पानी आकर के वो भूमि है, वो निम्न नीचे खड्डे में अगर कोई बनेगा तो वो आकृति कौन सी होगी? आपके बजादा के रूप में पाई जाती है। उसके बाद में आपको पलाया झील आपको मालूम है जैसलमेर में पाई जाती है। पलाया के बारे में मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पुट हुआ है, पलाया का क्वेश्चन पुट हुआ है। तो अभी पलाया हम समझा देते हैं। तो पलाया क्या है? पलाया के साथ साथ अभी याद कर देना बालसन। पलाया के साथ साथ क्या याद करना? बालसन। ऐसे कैसे लिख दो ताकि आपको याद हो जाएगा। पलाया क्या? वर्षा ऋतु में जब बारिश के बाद अगर कोई खड्डे में पानी इकट्ठा हो जाए, यानी भर जाए, वो खड्डा भरा हुआ खड्डा बनेगा, तो क्या बनेगा? एक झील का निर्माण करेगा और इस झील में क्या होगा? नमक पैदा होगी। क्या होगी? नमक पैदा होगी। पलाया झील के अंदर ये खारा पानी होता है। इसमें कौन सा पानी होता है? खारा, क्योंकि वो जो जमीन है वो खारी है, लवण युक्त है। कौन सी है? लवण युक्त। तो लवण युक्त है और इससे क्या होगा? ये नमकीन पानी बन जाएगा, यानी खारा बन जाएगा। और सूखने के बाद, उसके बाद जैसे ये झील सूख जाएगी तो क्या होगा? ये बालसन। तो सूखी हुई झील को क्या कहेंगे? पलाया के सूखने के बाद जो झील बचेगी, तो ये जो झील है, जो सूखी हुई झील है, वो क्या कहलाएगी? बालसन। ये है आपके पलाया, और ये जैसलमेर में पाई जाती है। पलाया झील वर्षा ऋतु में पाई जाती है। ये अस्थायी झील है। कौन सी है? अस्थायी यानी जैसे वर्षा आएगी तभी ये बनेगी, और वर्षा जब नहीं आएगी तो ये नहीं बनेगी, और सूखने के बाद में क्या बन जाएगी? बालसन। ये आपके दिया हुआ बालसन। तो ये आपके साथ साथ याद हो जाएगा। ये अस्थायी झील है जो पलाया झील है, तो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर जिले में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो जैसलमेर जिले में पाई जाने वाली अस्थायी झीलों को हम क्या कहते हैं? पलाया झील कहते हैं। और जब ये सूख जाती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। ढांड है जो वायु से निर्मित होते हैं, और उन ढांड के बारे में देखना। तो ढांड के क्या है? तो ये भी आपकी क्या है? एक ढांड है जो ये बालू के स्तूपों के रूप में बताई गई है कि ये है ढांड है जो वायु से निर्मित बनने वाले हैं, और इनको याद कर देना। ढांड यानी वायु से निर्मित है। अब रन या तार, जब ये खारा पानी होता है, वर्षा ऋतु की बात है, और खारा पानी जब सूख जाता है तो वहां पे नमकीला क्षेत्र जो बाहर आता है, जो नमकीन जो क्षेत्र है, वो क्या कहेंगे? रन या ताप के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है? आगे है, नेक्स्ट है तल्ली या पोखर। ये मीठे पानी होता है। क्या है? तल्ली या पोखर, यानी हमारी मारवाड़ी भाषा में अपन समझ सकते हो, जैसे हम कहते हैं छोटा तालाब, अपने हर गांव में होता है, छोटा तालाब होता है। उस तरह हमारे इस मरुस्थल के क्षेत्र में तल्ली या पोखर यानी तालाब। और इस तालाब में क्या है? इस तालाब में जब पानी, जो बरसात का पानी, जो मीठा पानी है, वो इसमें भर करके बनेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? तल्ली या पोखर। अब उसके मरहो क्या है? ये भी वर्षा ऋतु के अंदर जो बनने वाली जो झील के समान होती है, और उसके बाद में जैसे ही झील समाप्त, बरसात बंद हो जाती है और ये झील है जो सूख जाती है, और सूखने के बाद में ये जो उपजाऊ मिट्टी यहाँ बसी हुई होती है, और उसमें जब हम क्या करते हैं? उस उपजाऊ मिट्टी में हम खेती करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? मरहो कहते हैं। उसके बाद में खड़ीन है। खड़ीन आपको सबको मालूम है, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण, मैं समझा देता हूँ। खड़ीन है, तो इसके बारे में आप लिखो। ये क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट हुआ है, इसलिए ऐसी चीजों को याद रखना ही पड़ेगा। तो खड़ीन ये कहां पे है? वैसे तो ये जैसलमेर। और जैसलमेर में भी कौन है? आपके पाली वाल ब्राह्मण। ये लोग क्या करते हैं? जैसे वर्षा ऋतु में जैसे ये वर्षा ऋतु में एक झील बन गई। क्या बन गई? झील। और झील में क्या हो गया? पानी हो गया। वर्षा का पानी है, मीठा पानी हो गया। और इस मीठे पानी के बाद में जैसे ये पानी सूख गया,
जैसे ये पानी सूख गया और सूखने के बाद में यहाँ एक खेती की जाती है, क्या की जाती है, खेती की जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो खेती की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, खड़ीम के नाम से जाना जाता है। ये खड़ीम के बारे में क्वेश्चन पूछ हो सकता है पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। ये लगभग 15वीं शताब्दी, लगभग कितनी 15वीं शताब्दी में स्टार्ट की थी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। ये भी कुछ नजर आ जाए तो 15वीं शताब्दी आप याद रखना। खड़ीम के बारे में हो गया। बालसन आपका हो गया। रोही मैदान है, ये क्या है, रोही मैदान, ये भी एक उपजाऊ मैदान की तरफ होता है। अब है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल का मतलब क्या हो गया, लघु का मतलब शॉर्ट होता है और शॉर्ट यानी कम, यानी मरुस्थल में जो उपजाऊ मिट्टी है यानी मरुस्थल है वो कम है, छोटा है, कम क्षेत्र में पाया जाता है, वो लघु मरुस्थल के नाम से। और बबुलिया, बबुलिया का मतलब क्या होता है, हम मारवाड़ी में कहते हैं भुतड़ी आइयो, यानी चक्रवात। आप क्या कह सकते हो, चक्रवात, चक्रवात। तो चक्रवात के रूप में जो भुतड़िया आता है वो धूल को क्या करते हैं, उठा करके दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो है क्या आपके बबुलिया। तो लगभग मैंने आपको मरुस्थल से संबंधित जो शब्दावली थी, मरुस्थल के प्रकार थे, ईर्ग था, बालू का स्तर थे, हमादा, रेग, इसके बारे में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। और मरुस्थल में एक है और क्वेश्चन पुट होता है, इसका जो क्षेत्र है लगभग 58% क्षेत्र है, 58.50% क्षेत्र है जो आपके क्या है, मरुस्थल है, क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल क्षेत्र है। और आपके 58 है तो 41.50% आपके बालू का मुक्त क्षेत्र है, बालू का मुक्त क्षेत्र, बालू का मुक्त क्षेत्र। जो बालू का मुक्त क्षेत्र मैंने पहले ये त्रिकोण में बताया था, जैसलमेर, ये जोधपुर और ये बाड़मेर। जैसलमेर का पोखरण और जोधपुर का आपका फलोदी, जोधपुर का क्या, फलोदी और उसके बाद में यहाँ आपके बालोतरा, बाड़मेर। ये जो क्षेत्र है ये बालू का मुक्त क्षेत्र है। 41.50% क्षेत्र है जो बालू का मुक्त क्षेत्र है और 58.50 जो मरुस्थल हैं वो बालू का युक्त क्षेत्र में गिना जाता है। ये हो गया इसके बालू का के संबंधित जो भी मेरे ध्यान में था, जो भी क्वेश्चन पुट हो सकते थे, उन क्षेत्र को मैंने लेकर के आपके सामने रखा है। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा अरावली पर्वतमाला के बारे में आएगा नेक्स्ट टॉपिक। तो जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे ये जो चैनल है वो ग्रो करे, अप करे। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।